हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रो एफिनिटी। ठीक है, तो पेरियोडिसिटी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रो एफिनिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रो एफिनिटी है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवरऑल इसके बारे में मैं बता दूं कि इलेक्ट्रो एफिनिटी जो है वो जस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, लेकिन चीजें इसमें कुछ डिफरेंट हो जाएंगी, है ना। मतलब इलेक्ट्रो एफिनिटी जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम लोग क्या समझे थे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसका कम होता है जनरली मेटालिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होता है। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है मेटालिक कैरेक्टर उसका कम होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है ना कि इलेक्ट्रो एफिनिटी है, तो इलेक्ट्रो एफिनिटी कहीं ना कहीं नॉन मेटल से कंसिडर करेंगे उसको कि इलेक्ट्रो एफिनिटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक नेचर का होगा, ज्यादा नॉन मेटालिक नेचर का होगा। तो आखिर ये इलेक्ट्रो एफिनिटी है क्या? तो इस वीडियो लेक्चर में प्रॉपरली वे में हम लोग समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वो कौन कौन सा इफेक्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और किस किस प्रकार से इलेक्ट्रो एफिनिटी जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड करता है। ठीक है, तो उसके बारे में विशेष रूप से डिस्कशन हम इस वीडियो लेक्चर में लेकर के आए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक और देखिए इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या करता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रो एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों एक ही चीज को बोला गया है। इलेक्ट्रो एफिनिटी को ही बोला गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बदले जो इलेक्ट्रो एंथैल्पी रिमूव होती है ना, रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कहीं ना कहीं ये हेडन, ये जो ये टॉपिक दिया हुआ है, जो हेडिंग दिया हुआ है, उससे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होने की बात हो रहा है। ठीक है, जैसा कि हम आईपी में पढ़े थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट लूज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो जस्ट उसका यहाँ पर एक पॉइंट से क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया ना। आईपी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो उसके रेफरेंस में किस प्रकार से एनर्जी क्या होती है वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आखिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहला जो है डेफिनेशन के तौर पे हम लोग देखेंगे द ऑटर मोस्ट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट सॉरी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। मतलब क्या है, एक एनर्जी का जो अमाउंट है वो रिलीज होगा when an electron is added to an isolated gaseous atom। कब? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसेस एटम में क्या होगा, वो ऐड होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आइसोलेटेड गैसेस एटम किसको बोलते हैं? तो हम आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी ये डिस्कस किए थे कि आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब वैसा एटम जो इंडिपेंडेंट हो, है ना, गैसेस फॉर्म में हो और वो आइसोलेट किया जा सके, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड गैसेस एटम टू प्रोड्यूस अ मोनोवैलेंट एनाइन। और वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो एक सिंगल निगेटिव चार्ज को वो क्या करता है, गेन करता है, जिसको हम मोनोवैलेंट एनायन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इज कॉल्ड इलेक्ट्रो एफिनिटी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, बाहर रिलीज होती है। ठीक है, और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो एफिनिटी। तो हम लोग समझेंगे डायग्राम बेसिस पे। ठीक है, कैसे? ये मान लिया जाए मेरा क्या है, आइसोलेटेड गैसेस एटम है। ठीक है, सपोज एक एटम को मान लेते हैं। ठीक है, कोई एटम ले लिया आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें n प्लस n इलेक्ट्रॉन, मतलब n इलेक्ट्रॉन का जिक्र हम बाद में करेंगे, समझिए। मान लिया जाए n के n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, हम बताएंगे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जब ऐड किया गया तो क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से एक आयंस जो हुआ, मतलब एक एटम मेरे को मिला और वो उस पे निगेटिव चार्ज आया। ठीक है, मतलब वहां पर देख रहे हैं कि n के साथ e इलेक्ट्रॉन जो है कितना ऐड हो रहा है, n ऐड हो रहा है। तो यहाँ निगेटिव कितना बन रहा है, n बन रहा है।
इसका मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, न्यूट्रल एटम में, उतना ही उस पर निगेटिव चार्जेस आएंगी, है ना। तो ये देखिएगा, तो उतना उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें इस एटम से यहां तक पहुंचने के लिए क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। जैसे ही इस न्यूट्रल एटम में जब हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद ये एनर्जी जो रिलीज हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रो एफिनिटी, सॉरी इलेक्ट्रो एफिनिटी। और इसी इलेक्ट्रो एफिनिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब फाइनली एक बार फिर से, जब आइसोलेटेड गैसेस एटम में, न्यूट्रल एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक एटम मिलेगा आयनिक फॉर्म में, जिसपे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहां से n इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो n निगेटिव मिल रहा है, दैट मीन्स क्या, नंबर्स ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन को हम आइसोलेटेड गैसेस एटम में ऐड करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो एक नेक्स्ट जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, कि इट इज एन एक्सोएर्जिक प्रोसेस। एक्सोएर्जिक प्रोसेस हम बताया थे, याद होगा कि जब हम आईपी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था इंडोएर्जिक। इंडोएर्जिक का मतलब क्या है, इंडो मतलब इन करना, और एर्जिक मतलब एनर्जी। एनर्जी हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, इन कर रहे थे, नहीं, एनर्जी हम लोग क्या कर रहे थे, दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर इंडो एर्जिक का मतलब हुआ कि एनर्जी हम लोग क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सो मतलब होता है एग्जिट करना, मतलब एक बाहर निकलना, ठीक है। तो एक्सो का मतलब बाहर निकलना, एर्जिक मतलब एनर्जी बाहर निकल रहा है मेरे को माइनस फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सो एर्जिक, ठीक है। इसी को बोलते हैं इट इज एन एक्सोएर्जिक प्रोसेस, बिकॉज इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस एनर्जी विल बी रिलीज, ठीक है, या एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोएर्जिक प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं, क्या इट इज जनरली क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो है ना, रिप्रेजेंटेड एज ई ए, मतलब ई ऑन दिस ए, ठीक है। इलेक्ट्रो एफिनिटी को हम लोग ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ई ए, ठीक है, ये है ना। उसके बाद जो है इसमें हम लोग और भी देखना चाहेंगे, तो क्या देखिए, देख सकते हैं कि इसमें आइसोलेटेड ये जो गैसेस सिस्टम है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कुछ इस प्रकार से, एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका किसका एग्जांपल दिखाई पड़ रहा है, तो शायद क्लोरीन का दिखाई पड़ रहा है, नहीं, यहाँ पर 2 2 4 6 10 और 10 और 7 क्या हो जाएगा, 6 17, तो ये कहीं ना कहीं क्लोरीन का एग्जाम्पल है। और इसमें जो देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है, जाहिर सी बात है, हम आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके थे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन हो जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि निगेटिव और पॉजिटिव भी बराबर होंगी, कब, जब एटम न्यूट्रल होगा तब, ठीक है। लेकिन जब क्या हो जाएगा, एटम पे चार्जेस आ जाएंगे, तो देखिएगा इसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड किए, तो यहाँ पर 5 जो था वो 6 में कन्वर्ट हो गया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखेंगे ना वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ऐड किया है, बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो बराबर नहीं होगा, बल्कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो थोड़ा सा है वो चेंजिंग करना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, नंबर्स ऑफ, ये जो होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो होगा, निगेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव से, क्लियर है। तो इलेक्ट्रो एफिनिटी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे, प्रोटॉन से, और निगेटिव जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे, मतलब पॉजिटिव से, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जो है इसको जब हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से
हाँ, इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ द क्या होगा, टाइटनेस ऑफ होल्डिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कहता है, इसका मतलब यदि हम लोग समझ जाएं तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे का पूरे हम लोग इलेक्ट्रोएफिनिटी को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, यहां से जो हम लोग लेके चलते हैं ना, सबसे पहला ये जो है इसको ऐसे कर लीजिए, है ना, कंफ्यूजन ना हो, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इट इज एक्चुअली मेजर, यानी इलेक्ट्रोएफिनिटी मेजर किया जा सकता है कब, ऑफ द टाइटनेस ऑफ होल्डिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड क्या हो जाएगा एटम। कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए यहां पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये आया है, सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, अब इस पॉजिटिव के द्वारा कितना टाइटली हेल्डेड होगा, ये टाइटली टाइटनेस कितना ज्यादा टाइटली ये हेल्डेड होगा, जितना ज्यादा टाइटली हेल्डेड होगा उस उसी के अकॉर्डिंग ये वाला एनर्जी जो होगा रिलीज होगा। ठीक है, यदि मान लिया जाए ये लूज हेल्डेड है तो ये एनर्जी कम रिलीज होगा, यदि ज्यादा अट्रैक्शन हुआ होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। ठीक उसी प्रकार से एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप लोग के कोई मतलब फ्रेंड होंगे, वैसा मतलब जो बचपन का फ्रेंड हो और बहुत दिनों से आप लोग मिले नहीं होंगे। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल फ्रेंड होंगे, है ना, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब मायने रखता है। तो अचानक वो कहीं पे मार्केट में मिल जाए, ठीक है, तो आपके और उनके बीच क्या है रिलेशन, मान लिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कहीं पे मिल गया है। ठीक है, सपोज, तो जब मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आप क्या कीजिएगा, पार्टी सार्टी मार्केट में थोड़ा बहुत कीजिएगा। तो आप मतलब पार्टी के बीच में, पार्टी मतलब खान पान जो भी है करना कीजिएगा, तो उसमें क्या है ना कि बहुत ज्यादा खर्च कर दीजिएगा आप, मतलब एनर्जी को ज्यादा रिलीज कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड, आप लोग समझिए कि अपने पैसे को समझिए एनर्जी, और वो जो आपके दोस्त मिल रहे हैं वो समझिए आपका मतलब इलेक्ट्रॉन, और आप अपने आप को मान लीजिए आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, तो जैसे ही वो आपके फ्रेंड मिले तो बहुत ज्यादा खर्च कीजिएगा, राइट, हो सकता है ना। तो वही कह रहा है कि कितना ज्यादा स्ट्रांगली वो इंटरेक्टेड हैं आप, है ना, वो जो बाहर से जो आपके दोस्त आ रहे हैं उनसे कितना ज्यादा इंटरेक्टेड है। यदि उनके जगह पे कोई ऐसा फ्रेंड हो कि जिस जो मतलब मायने नहीं रखता उतना ज्यादा, मतलब वैल्यूएबल है नहीं, बस फ्रेंड है, तो एज ए फ्रेंड, तो वो जब आपको मिलेंगे तो उतना ज्यादा आपको मतलब खुशी नहीं होगी, और उसके वजह से आप उतना ज्यादा खर्च नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट हो रहा है। तो स्ट्रांगली इंटरेक्ट कब होगा, जब इस पर जो पॉजिटिव की जो डेंसिटी होगी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स कहने का ये है कि पॉजिटिव का डेंसिटी आउटर मोस्ट सेल पे किसी एटम का कब ज्यादा होता है, जब इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस का जो पावर होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस का पावर ज्यादा हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट मीन्स ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इस आउटर मोस्ट सेल पे पॉजिटिव की डेंसिटी मतलब न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा ये निगेटिव इफेक्ट ये पॉजिटिव का डेंसिटी रहेगा आउटर मोस्ट सेल पे, उतना ही ज्यादा वो आउटर मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर पाएगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रो एफिनिटी को और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम लोग क्या कर पाते हैं, वहां से समझ पाते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो एनर्जी क्यों रिलीज हो रहा है, कोई ये सवाल पूछ दे तो आप लोग जरूर बताइए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा है एक मतलब आइसोलेटेड गैसेस एटम के न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, और इंटरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, वो एनर्जी रिलीज हो पा रहा है। अब बात रहेगी इंटरेक्शन स्ट्रांग रहेगा एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, इंटरेक्शन कम रहेगा एनर्जी कम रिलीज होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। तो अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अब बताइए यहाँ तो इलेक्ट्रोएफिनिटी किस पे डिपेंड कर गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बहुत तरीके से रिलेट करते हैं, एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक साइज से, है ना, ये सारे कुछ से। तो ये आने वाले समय में वो सारा कुछ रिलेट होने वाला है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कहता है कि यहाँ पर मान लिया जाए कोई कि ये इलेक्ट्रॉन 1 आया, ठीक है, ये मान लीजिए कोई न्यूट्रल एटम है और उसमें हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, उसको हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं न्यूट्रल एटम में, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है न्यूट्रल एटम है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, और इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ जो है वो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ना तो ये प्रोटॉन जो है वो कम जाएगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन कमेगा तो पॉजिटिव कहीं ना कहीं कम हो जाएगा निगेटिव से, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। अब ये इसके बदले एक एनर्जी निकल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे न्यूट्रल एटम में तो हम लोग का जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ईए, ठीक है। कौन सा ये, फर्स्ट ईए। मतलब जब आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम में जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा, फर्स्ट ईए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सेकंड देख लेते हैं। तो मान लिया जाए ये तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये एटम जो हो गया वो निगेटिवली चार्ज हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अब उसमें निगेटिवली चार्ज एटम में फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर दिए, ये इस पे डबल निगेटिव हो गया, जाहिर सी बात है, एक पहले से निगेटिव था एक बाद में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो प्रोटॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले से ऑलरेडी क्या कम है, एक कम है इलेक्ट्रॉन से। अब जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किए तो प्रोटॉन डबल कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, जाहिर सी बात है पॉजिटिव की ये जो मतलब ये डेंसिटी होगी वो कम जाएगी, किसकी अपेक्षा, तो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, ठीक है। अब इसको जो हम लोग बोलेंगे तो इसमें क्या है, देखिए यही यहीं पे समझना है, कंफ्यूजन यहीं पे होगा। हम न्यूट्रल एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एनर्जी निकल रहा था, एनर्जी रिलीज हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो एनर्जी क्या हो रहा है, मतलब हमको देना पड़ रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक्सोइर्जिक प्रोसेस है और ये इंडोइर्जिक प्रोसेस हो गया, क्लियर। तो ये चीज कैसे समझ में आएगा, तो वो समझ में आएगा इससे, ठीक है, कि यहां पर आप देख रहे थे कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, इक्वल है, ठीक है। तो न्यूट्रल में पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि पॉजिटिव जो होता है वो सेंटर में क्या रहता है, सेंट्राइड रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी जगह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है इफेक्ट जो है वो आउटर सेल पे पॉजिटिव न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक कंप्लीट, तो वो पार्शियली इफेक्ट होता है, जो पॉजिटिव का जो इफेक्ट होता है न्यूट्रल एटम पे वो पार्शियली होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पर यदि दिखाना चाहेंगे तो मान लिया जाए कोई एटम है यहाँ से, ठीक है। अब मान लिया जाए ये कोई एटम है सेल और ये एटम है, तो यहाँ पर जो है इसका जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट होगा इस पे थोड़ा बहुत रहेगा, पार्शियली रहेगा, है ना, मतलब इसका इफेक्ट कंप्लीट नहीं रहता है, थोड़ा पार्शियली रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पी जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सब जगह क्या रहता है, फैला हुआ रहता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक जगह जमा रहता है, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से ये पार्शियली इफेक्ट को शो करता है। लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो इस पे क्या आ गया, एक कंप्लीट निगेटिव आ गया। तो कंप्लीट निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये जितने भी सारे पार्शियल पॉजिटिव था ना वो कंप्लीट निगेटिव आने के बाद पार्शियल पॉजिटिव का क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और निगेटिवली डेंसिटी क्या हो गया, डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव की डेंसिटी जब कम कर देगा तो बताइए कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको जब अट्रैक्ट कर पाएगा, जब तक ये पॉजिटिव का डेंसिटी था तब तक ये इंटरेक्ट कर रहा था, और हम बता चुके हैं कि जब भी इंटरेक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। लेकिन जैसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड हुआ तो इस पे निगेटिवली चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया, और जब निगेटिवली चार्ज का डेंसिटी बढ़ेगा तो अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो उसके बावजूद हम लोग चाहें कि
इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करना चाहें, ठीक है, मान लिया जाए एक निगेटिव आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फिर भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये निगेटिव डेंसिटी जब डेवलप हुआ है, ये पॉजिटिव डेंसिटी जब खत्म हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने के बाद निगेटिवली चार्ज में, तो वहां पर निगेटिव डेंसिटी जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो दूसरा डालेंगे ना, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जब डाल रहा है ना, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो ये आने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने पे एटम पर भी निगेटिव चार्ज हो गया, और वहां भी क्या हो जाएगा, निगेटिव है इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दोनों के बीच एक रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस रिपल्सिव फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। अब रिपल्सिव फोर्स ब्रेक कैसे होगा, तो हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा उसके लिए, तो रिपल्सन जो लगा रहा है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, और वही एनर्जी जो होता है वो आपका प्लस में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, तो यहां पर चीजें क्या हो जाती है, एक्सो एर्जिक हो जाता है, सॉरी एंडो एर्जिक हो जाता है, ठीक है, तो चीजें मतलब दोनों अलग अलग साइन से रिप्रेजेंट है, इसका मतलब हम अभी समझा रहे हैं कि न्यूट्रल एटम में कहीं ना कहीं आउटरमोस्ट सेल पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होती है, जिसके कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वो इंटरेक्ट करता है और एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इस पे आ जाने के बाद क्या होता है, वो आउटरमोस्ट सेल पे जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, वो मतलब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और निगेटिव डेंसिटी जो होता है वो डेवलप कर जाता है, जिसके कारण जब हम सेकेंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वहां पर रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने के कारण क्या होता है कि वहां पर एनर्जी रिलीज नहीं बल्कि एनर्जी हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और यही है पॉजिटिव, क्लियर है। तो ऐसे और भी मान लिया जाए कि एक और हम चलेंगे, जैसे मान लिया जाए एक और हम कर देते हैं, जैसे A माइनस माइनस है, ठीक है, और A माइनस माइनस में हम तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो यहाँ वहां पर और ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जैसे जैसे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंप्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा एटम में, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा और रिपल्सन फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, और जब रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा ना, फिर भी हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहें तो उसके लिए हमको रिपल्सन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए एनर्जी काफी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो यही चीज है यहां पर, ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी क्यों हम ले पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक एक्सप्लेन करके भी हम लोग दिए हैं, यहाँ पर क्या है, इस बॉक्स में देखिएगा क्या होता है, इसको सेकेंड ईए बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम का फर्स्ट ईए जो होता है वो निगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, और उसके बाद का जितना भी सारा ईए होगा वो पॉजिटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोट एक देख लेते हैं, नोट में क्या है, ठीक है, तो नोट में देखिएगा कहता है नोट इन इलेक्ट्रोएफिनिटी, यहां से इन इलेक्ट्रोएफिनिटी वैल्यूज द माइनस साइन इंडिकेटेड दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, जैसा कि हम बता चुके हैं अभी, और न्यूमेरिकल वैल्यूज आर टेकन व्हेन पेरियोडिसिटी इज कंसीडर्ड, हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइन को नहीं लेते हैं बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, मतलब इस पॉजिटिव और निगेटिव के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोएफिनिटी के फॉर्म में, साइन से हमको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि साइन जो है यहाँ पर हम लोग किस फॉर्म में लगा रहे हैं, एनर्जी रिलीज और एनर्जी डोनेट, मतलब कहने का ये है कि ये जो एनर्जी हम लोग को रिपल्सन के कारण, रिपल्सन फोर्स ब्रेक करने के कारण हम लोग एनर्जी जो देना पड़ रहा है उस एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रोएफिनिटी बोलेंगे। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर यदि टोटल ऑफ यदि मैग्नीट्यूड बोलेगा कि बताइए कि कोई ए है न्यूट्रल एटम और उसको एक 2 माइनस में कन्वर्ट करने में कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को ऐड करके बताएंगे कि इतना इलेक्ट्रोएफिनिटी लग पाया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, कहता द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड ऑन अ नंबर्स ऑफ फैक्टर सच एज फॉलोइंग, ठीक है, कहता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोएफिनिटी का वो डिपेंड करता है बहुत ज्यादा फैक्टर पे, मतलब नंबर्स ऑफ फैक्टर पे, वो कौन कौन है, फॉलोइंग कह रहा है,
तो यहाँ पे सबसे पहला जो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोएफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज का। तो साइज का कैसे होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ एटम कैसे, वो हम आगे समझा रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं इसके रिलेशंस को। इलेक्ट्रोएफिनिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है इलेक्ट्रोएफिनिटी जो है एटॉमिक रेडियाई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे वो भी हम बताने वाले। उसके बाद इलेक्ट्रोएफिनिटी जो है वो क्या है, यहाँ पर ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स पे क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। और ये जो होगा आपका इलेक्ट्रोएफिनिटी जो होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, जो वो हम बता रहे हैं, देखिएगा इसमें मान लिया जाए कि यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको क्या करें, तो देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि सबसे पहला जो है मान लिया जाए ये एटम को ले लेते हैं। अब ये कैसे ये समझ में आएगा कि जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट, मान लिया जाए कोई एटम है यहाँ पर, ये मान लिया जाए कोई एटम है, ठीक है। तो बारी बारी से इस चीजों को समझेंगे, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये ऑटर सेल। सबसे पहले कहता है इलेक्ट्रोएफिनिटी साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, ठीक है। साइज ऑफ एटम पे डिपेंड कैसे करेगा, तो देखिए कहता है कि जितना साइज बढ़ेगा, बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, तो ये जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है ना, ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, और एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है ना किसी एटम से, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो वो आउटर सेल में ही ऐड होगा, ठीक है। तो आउटर सेल पर पॉजिटिव की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम जाएगी। इसका जो पॉजिटिव का जो इफेक्ट है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और जब इफेक्ट कम होगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन कम जाएगी, इंट्रैक्शन कम जाएगी तो क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होने का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट, हम क्या बता रहे थे कि यहां पर मान लिया जाए स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे आता है, जैसे एक सेल और ऐड कर लिए, अब यहां पर क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया इसके अंदर वाले सेल में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर दे रहा है, मतलब ये रोक दे रहा है, ये बाहर तक आने नहीं दे रहा है, ये बाहर तक यहाँ तक पहुंचने नहीं दे रहा है, ये अंदर ही क्या कर रहा है, रोक दे रहा है, ठीक है। तो ये जब तक ये इस पर नहीं पहुंचेगा, तो इस पे जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी आउटर मोस्ट सेल पे। तो इस पर जब वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेंसिटी जब इस पे कमेगी, तो कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं करेगा, और वहां पर इलेक्ट्रोएफिनिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्लियर है। दूसरा है एटॉमिक रेडियाई, तो जाहिर सी बात है यदि ये रेडियस बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है आउटर सेल पे बहुत कम पड़ेगा, और जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, वहां पर कम पड़ने के कारण जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको लेस इंटरेक्ट कर पाएगा, मतलब स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोएफिनिटी का चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोएफिनिटी जो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। जाहिर सी बात है यदि ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, तो क्या कोई भी एटम ये चाहता है ना कि हम अपने आप को स्टेबल कर ले, ठीक है। तो उसका जो स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी पे भी। तो ऑर्बिटल यदि स्टेबल है तो एटम स्टेबल है, और एटम कभी नहीं चाहेगा कि हम अपने स्टेबिलिटी को लूज कर दे। तो जैसे ही मान लीजिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्टेबिलिटी है ऑर्बिटल्स की वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जब स्टेबिलिटी खत्म होगा तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। इस कारण से कोई भी एटम नहीं चाहता है कि हम अपने स्टेबिलिटी को क्या करें, लूज करें। इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है। क्लियर है। उसके बाद है इलेक्ट्रोएफिनिटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो हो आउटर सेल पे जितना ज्यादा रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी आउटर सेल पर किस किस कारण से, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इसका इफेक्ट आउटर सेल पर कितना है,
यदि आउटर सेल पर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है जितना ज्यादा रहेगा, आने वाले बाहर से इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर पाएगा, और जब वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर पाएगा उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रोएफिनिटी का वो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है यहाँ पर इलेक्ट्रोएफिनिटी हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो यहाँ पर यही चीज है, ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स वाला ही ये है, थोड़ा सा चेंज करके लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो होगा ना यहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज्यादा होगा, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म डिक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, जो एटम कभी चाहता नहीं है। यही कारण है कि जब हाफ फील्ड और फुल फील्ड रहता है तो वो ऑर्बिटल ऑलरेडी पहले से स्टेबल रहता है जनरल ऑर्बिटल से, जनरल कॉन्फ़िगरेशन से, तो वो नहीं चाहता है कि हम इस हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दें, ब्रेक कर दें, और वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन कमजोर हो रहा है, इंटरेक्शन कमजोर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वहां पर ये जो मैग्नीट्यूड होगा रिलीज एनर्जी का वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रोएफिनिटी कहते हैं। क्लियर? तो यहां से हम लोग अब देख चुके टोटल। उसके बाद अब देखिएगा पूरा का पूरा, तो इसमें एक और है क्या, वो देखेंगे। Electroaffinity values generally increased on moving from left to right in a period। जाहिर सी बात है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मतलब बाएं से दाएं चलते हैं, तो हम याद होगा बताया होंगे प्रीवियस वीडियो में कि बाएं से दाएं जब जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही इंक्रीज करेगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच जो इंटरेक्शन होगी बहुत ज्यादा होगी, और मैग्नीट्यूड जो होगा एनर्जी का, जो रिलीज एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इस कारण से बाएं से दाएं जाने पे पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू पीरियड अक्रॉस पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन एनर्जी इलेक्ट्रोएफिनिटी क्या हो जाएगा, वो विल बी इंक्रीज्ड। क्लियर? ड्यू टू इंक्रीजिंग इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? बाएं से दाएं जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड के अकॉर्डिंग जब जाते हैं तो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोएफिनिटी का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्या हो जाएगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या होता है देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा यही है कि हम लोग इलेक्ट्रोएफिनिटी सीख गए। सर मान लिए कि हम लोग इलेक्ट्रोएफिनिटी जान गए, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोएफिनिटी, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, पढ़ने से मतलब क्या है, इसको क्या क्यों पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस यदि समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंस यदि ना रहे तो इसको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस भी होगा, और वो इंपॉर्टेंस देखिएगा क्या है। सबसे पहला जो है कहता है द एलिमेंट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोएफिनिटी आर कैपेबल ऑफ क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इजिली। मतलब जिस भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोएफिनिटी का वैल्यू जितना हाई होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। वाइस वर्सा हम वही बात बोल रहे हैं, है ना, कि मान लिया जाए जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होगी, एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज करेगा, वही तो है इलेक्ट्रोएफिनिटी। तो यदि मान लिया जाए हम लोग को ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ना रिप्रेजेंट करके हम लोग को क्या दे दे कि इलेक्ट्रोएफिनिटी इसका ज्यादा है, दैट मीन्स हम ये समझेंगे कि उस एटम्स में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कहीं और कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर जो होगा, जिसका ज्यादा होगा उससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और वहां पर इलेक्ट्रोएफिनिटी का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? तो किसमें होगा, तो इलेक्ट्रॉन को कौन इंटरेक्ट कर पाएगा, जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मतलब जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, एबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज करेगी।
क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोएफिनिटी। मतलब जितना इलेक्ट्रोएफिनिटी होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी मीन्स मतलब टू, टेंडेंसी टू लव, मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करने की टेंडेंसी। तो जिसका इलेक्ट्रोएफिनिटी ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। क्लियर? तो इसके बाद का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है। तो यदि इलेक्ट्रोएफिनिटी को आप अच्छे से समझ पाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, हलवा है, खा लेंगे ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, आगे उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे एक और पॉइंट जो दिया गया है वो क्या है, देखिएगा, द एलिमेंट्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोएफिनिटी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट, गुड। कहने का मतलब ये है कि दो एटम ले लिए, जैसे सपोज ये दो एटम है, ठीक है, और एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ना। तो किसके कारण, इसके कारण ना, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा। तो जिसमें जिसका इलेक्ट्रोएफिनिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कहां से करेगा, आसमान से नहीं ना, किसी दूसरे एटम से ही करेगा ना, या दूसरे केमिकल स्पेसीज से ही करेगा। तो उस स्पेसीज बेचारे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जिसके कारण दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसके कारण, तो एक एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है ना, और वो दूसरे से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? और इसके बारे में, जैसे मान लिया फ्लोरीन, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद जो है वहां पर देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रोएफिनिटी जिसका ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसका ज्यादा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोएफिनिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोएफिनिटी, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर। अभी तक जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। हमेशा जो इलेक्ट्रोएफिनिटी, अब लास्ट एक पीरियोडिसिटी का बचा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको पढ़ा करके मैं दूसरे टॉपिक को क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक इसी प्रकार से, अब थोड़ा सा अभी तो दो टॉपिक चल रहा था इनऑर्गेनिक से ही, लेकिन जस्ट एक इसका जो अल्टरनेट टॉपिक जो था वो क्या था, मतलब हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी, वो मैं वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो वहां पर आप जा करके देख सकते हैं, और उस वो खत्म हो चुका है। तो हम अब सोच रहे हैं कि वीवीटी और एमओटी वहां पे स्टार्ट करें उसके जगह पे, तो वो इनऑर्गेनिक का टॉपिक हो जाएगा। और एक हम सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक से रिलेट करके चलें। ठीक है, तो अल्टरनेट वैसे ही चलते रहेगा, बीच बीच में हम फिजिकल को भी लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें जो है वो धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक पे आएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि किन्हीं को रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक को मतलब जरूरत है। ठीक है, तो वो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको कवर अप करने का। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक है, और फिर मुलाकात होगी, बने रहिए। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए शेयर कर दीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।